हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक कुशवाहा। स्वागत है आपका सोम कुमार मैथ यूट्यूब चैनल में। तो अपनी जो कहानी अभी हिस्ट्री की रुकी हुई थी और मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी के बारे में मैंने बताया था। अब चलते हैं दिल्ली सल्तनत की ओर। देखिए, ध्यान से पढ़िए। देखिए दोस्तों, मेडिवल इंडिया में दिल्ली सल्तनत अपन पढ़ेंगे 1206 से 1526 तक, और 1526 तक पढ़ेंगे 1707 तक, जिसमें मुगल बादशाह यानी मुगल डायनेस्टीज इसमें पढ़ेंगे अपन। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में देखते हैं कौन सा वंश आया था। तो सबसे पहले एक वंश आता है गुलाम वंश। गुलाम वंश ये चला था 1206 से लेकर 1290 तक। दोस्तों, गुलाम वंश कहां तक चला था? 1206 से लेकर 1290 तक। अब सवाल आता है दोस्तों कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी। दोस्तों, इसके अन्य नाम और देख लें थोड़ी, कभी कभी एग्जाम में अन्य नाम भी पूछे जाते हैं। तो इसका एक था मामलूक वंश, और दूसरा था इलवरी वंश, यानी इसे इस नाम से मामलूक वंश और इलवरी वंश के नाम से भी जाना जाता है। किसको? गुलाम वंश का। तो सबसे पहले गुलाम वंश का संस्थापक देखें अपन, जो मोहम्मद गौरी का दामाद या गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसी ने ही अपने एक नए वंश की स्थापना की थी। तो इसका संस्थापक कौन होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। इस वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। तो सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन आता है कि जी ऐबक का शाब्दिक अर्थ क्या है। जो कुतुबुद्दीन के नाम के पीछे ऐबक लगा रहता है, तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों चंद्रमा का देवता, गॉड ऑफ चंद्रमा, यानी कि क्योंकि इसको ऐबक को चंद्रमा का देवता कहा जाता था। इसी प्रकार गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया और इसने सबसे पहले अपनी राजधानी लाहौर बनाया। इसने अपनी सबसे पहले दिल्ली सल्तनत की राजधानी कहां बनाई? अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। अपनी राजधानी किसे बनाया? दिल्ली, लाहौर को। लाहौर को बनाया क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो दिल्ली सल्तनत में जब सिंहासन पर बैठने के लिए इसने स्थापना की, और ये चाहता था कि मैं अपने धर्म का प्रचार प्रसार करूं, अपने धर्म की, मुस्लिम धर्म की स्थापना करूं और साम्राज्य का विस्तार करूं। तो इसने लाहौर की जनता से इसने सिंहासन पर बैठने के लिए मना कर दिया। लेकिन लाहौर की जनता ने कहा कि तुम यहां पर शासन करो और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करो। तो जनता के साथ इसने शासन किया और वह यह सिंहासन पर बैठने के लिए तैयार हो गया, जिसकी वजह से इसने क्या किया? सिंहासन पर ही नहीं बैठा, सिंहासन पर नहीं बैठा। कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली सल्तनत में वह कौन सा सुल्तान था कि जो अपने सिंहासन पर नहीं बैठा था? तो वह है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो सिंहासन पर नहीं बैठा। इसने शासन कहां से चलाया?
जो जिस सेनापति का सिंहासन था, इसने सेनापति के सिंहासन पर बैठकर ही अपना पूरा शासन चलाया। इसलिए इसे सेनापति के सिंहासन पर बैठने पर एक उपाधि प्रदान की गई। उपाधि किसने प्रदान की? लाहौर की जनता ने, जिसे सिपहालार की उपाधि, सिपहासलार की उपाधि। इसका वास्तविक मतलब यह होता है सेनापति, यानी कि सिपहासलार या सेनापति की उपाधि प्रदान की गई। किसके द्वारा? लाहौर की जनता के द्वारा। लाहौर की जनता के द्वारा इसे क्योंकि इसने सेनापति के सिंहासन पर बैठकर ही दिल्ली सल्तनत का शासन चलाया था, और इसने अपने गुलाम, इसका एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक का, क्या था? गुलाम। कुतुबुद्दीन ऐबक का एक गुलाम था या दामाद। जैसे ही मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को एक गुलाम या दामाद बनाया था, वैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी अपना एक दामाद और गुलाम बनाया था, जिसका नाम था इल्तुतमिश। इस गुलाम का नाम था इल्तुतमिश, और इसने इस गुलाम को क्या किया? बदायूं का गवर्नर बना दिया, यानी बदायूं का राज्यपाल, जो बदायूं करंट में उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और इसने इल्तुतमिश को क्या किया? बदायूं का राज्यपाल नियुक्त कर दिया। बदायूं का राज्यपाल बना दिया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुलाम था या दामाद था, उसको इल्तुतमिश, उसको क्या किया? बदायूं का गवर्नर बना दिया। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ एक घटना घटी जो 1210 एडी में, क्योंकि इसने शासन गुलाम वंश कहां तक चला था? यानी 1206 से 1290 तक। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहां से कहां तक शासन किया? 1206 से लेकर 1210 तक ही शासन किया, यानी कि 4 साल तक। तो इसने क्या किया? अगला पॉइंट लिखिए दोस्तों। 1210 ईस्वी में पोलो या चौगान खेलते समय, पोलो या चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो या चौगान खेलते समय क्या हुआ था? घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। और इसकी मृत्यु कहां हुई थी दोस्तों? लाहौर में। लाहौर में, क्योंकि इसने अपनी राजधानी कहां बनाया था? लाहौर को, और लाहौर से ही शासन किया करता था। तो इसकी मृत्यु कहां हुई? लाहौर में। जब इसकी लाहौर में मृत्यु हो गई, तो इसके बाद का शासन इसका एक बेटा चलाता है, जिसे चचेरा भाई भी कहते हैं या चचेरा बेटा भी कहते हैं। तो इसने क्या किया? इसकी मृत्यु के बाद इसका मकबरा कहां होगा? तो दोस्तों एक पॉइंट और लिख लिए, मकबरा या कब्र कहां होगी? लाहौर में, क्योंकि इसकी मृत्यु कहां हुई थी? लाहौर में। दोस्तों यहां तक तो थी अभी तक कुतुबुद्दीन ऐबक की। अब इसका शासन कौन चलाता है? कुतुबुद्दीन का बेटा। लेकिन जैसे मोहम्मद गौरी का
उत्तराधिकारी कौन था या गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को शासन मिला था आगे का। इसी प्रकार मिलना चाहिए था किसको? इल्तुतमिश को, लेकिन ये नहीं हो सका। और 1210 में इसका बेटा आराम शाह या आराम बख्श भी कहा जाता है, जिसे डालिए दोस्तों, अगला पॉइंट डालिए। जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होने के बाद यहां का सुल्तान कौन बना? 1210 ईस्वी में इसका पुत्र, किसका पुत्र? कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था जो आराम शाह। आराम शाह या आराम बख्श भी कहा जाता है। आराम बख्श भी कहा जाता है। 1200 इसने कुछ ही महीनों तक शासन किया। इसने क्या किया? कुछ ही महीनों तक शासन किया दोस्तों। इसके बाद जो बदायूं में इसका दमाद या गुलाम था, उसको ये बात सता रही थी कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था, जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक को सिंहासन पर या सुल्तान बनाया गया था, वैसे ही मुझे बनना चाहिए था। लेकिन इसने क्या किया? कुछ ही महीनों तक शासन किया। इसके बाद इल्तुतमिश को ये बात पसंद नहीं आई इसकी, तो इसने क्या किया? अपनी सेना तैयार की और किस पे? आराम शाह पर आक्रमण कर दिया। ये आक्रमण कब हुआ? यानी कि युद्ध कब हुआ? 1211 एडी में एक युद्ध लड़ा गया, जिसमें 1211 एडी में एक युद्ध लड़ा गया किसके? आराम शाह और किसके बीच? इल्तुतमिश के। इल्तुतमिश के बीच एक युद्ध लड़ा गया, जिसमें इल्तुतमिश की सेना ने आराम शाह को पराजित कर दिया और इल्तुतमिश इस युद्ध में जीत गया। तो इसकी बाद में हत्या कर दी। किसने? इल्तुतमिश की सेना ने या इल्तुतमिश ने। ये युद्ध कब लड़ा गया था? 1211 एडी में। कहां पर? इसे जूड़ का युद्ध भी कहा जाता है। इसे जूड़ का युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों इल्तुतमिश ने आराम शाह की हत्या कर दी और सिंहासन पर कौन बैठ गया? इल्तुतमिश। 1211 एडी में इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर बैठा और इसने अपना शासन कब से कब तक चलाया? अगला शासक कौन होगा? इल्तुतमिश। तो दोस्तों डालिए हेडिंग इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश के बारे में पढ़ते हैं। काफी समय तक इसने शासन किया, क्योंकि दिल्ली सल्तनत में जो भी शासन करेगा उनको कौन सी उपाधि धारण करने? सुल्तान के नाम से जाना जाता है। और जैसे 1526 के बाद 1526 से लेके 1707 तक जो भी शासक आएगा या शासन करेगा उसको मुगल बादशाह यानी बादशाह की उपाधि धारण करनी पड़ेगी। तो इसलिए इल्तुतमिश को जब बगदाद के खलीफाओं के द्वारा सुल्तान की उपाधि मान्यता प्राप्त बगदाद के खलीफाओं के द्वारा मिलती है,
तभी से वह यह ऐलान करवा देता है कि अब जो भी शासन करेगा उसको सुल्तान के नाम से जाना जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार अगली हेडिंग डालिए इल्तुतमिश। देखते हैं दोस्तों इल्तुतमिश ने कहां तक शासन किया। 1211 एडी से लेके 1236 तक। कहां तक किया? 1236 तक। तो इल्तुतमिश ने जब इल्तुतमिश सिंहासन पर बैठा तो दिल्ली का सबसे अगला पॉइंट ध्यान दीजिए दोस्तों, दिल्ली का या दिल्ली सल्तनत का, लिख देता हूं मैं, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को। तो देखिए दोस्तों, इल्तुतमिश को दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत में वास्तविक संस्थापक किसे माना गया है या किसे कहा जाता है, तो अपन लोग लगाएंगे इल्तुतमिश। और इसको अगला पॉइंट लिखिए दोस्तों, ध्यान दीजिए, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान भी कहा जाता है। सुल्तान तो देखो महमूद गजनबी को भी, महमूद गजनबी को क्या हुआ था? महमूद गजनबी के साथ उसने खुद को सुल्तान कहलाया था, वो खुद गाजी की उपाधि धारण की थी। लेकिन जो सुल्तान की उपाधि मिलती थी दोस्तों वो बगदाद के खलीफाओं के द्वारा मिलती थी। इसी प्रकार मोहम्मद गौरी ने क्या खुद को सुल्तान कहा था। लेकिन जब इल्तुतमिश सिंहासन पर बैठा तो इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है और दिल्ली सल्तनत में सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला या भारत में प्रथम सुल्तान या फर्स्ट सुल्तान किसे कहा गया? यानी कि इल्तुतमिश को कहा गया। भारत में प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश को कहा गया। दोस्तों देखते हैं अगला पॉइंट। तो लेकिन इसे सुल्तान तो कहा गया, लेकिन इसको कुछ जो बगदाद के खलीफा थे सुल्तान, इसको यह उपाधि किसने दी थी? बगदाद के खलीफाओं द्वारा। बगदाद के खलीफाओं से मान्यता प्राप्त। क्योंकि जो सुल्तान की उपाधि कहां से मिलती थी? बगदाद के खलीफाओं के द्वारा। लेकिन इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफाओं ने ही बगदाद के खलीफाओं ने ही सुल्तान की उपाधि दी थी। इसीलिए भारत का या दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान किसे कहा गया? इल्तुतमिश को। देखिए दोस्तों, अब इल्तुतमिश ने यह उपाधि धारण तो कर ली, लेकिन इसने भी एक जनता में ऐलान करवा दिया या दिल्ली सल्तनत में ऐलान करवा दिया कि अब जो भी शासन करेगा दिल्ली सल्तनत में वह सुल्तान कहलाएगा। तो इसी प्रकार दोस्तों देखते हैं आगे। अब हाँ दोस्तों, तो आगे चलते हैं। अब तो ये तो हो गई थी दिल्ली सल्तनत में बगदाद या सुल्तान, बगदाद के खलीफाओं द्वारा मान्यता प्राप्त जो सुल्तान की उपाधि धारण की थी वो किसने? इल्तुतमिश ने। तो अब देखते हैं जो मोहम्मद गौरी का एक और गुलाम था, एक कुतुबुद्दीन, एक था एयालदौज, तीसरा था कुबाचा और चौथा था बख्तियार खिलजी। लेकिन जो इसका दूसरा गुलाम था उसका नाम क्या था? एयालदौज।
यालदोज कहाँ शासन कर रहा था? गजनी में। इसे कहाँ का शासन साम्राज्य सत्ता मिली थी? गजनी की। ये गजनी में शासन कर रहा था, लेकिन इसने सोचा कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक के मारे जाने के बाद इल्तुतमिश तो उसका गुलाम है, हम उस पर जाकर आक्रमण करेंगे और भारत में अपने राज्य की स्थापना करेंगे और भारत पर अधिकार कर लेंगे या दिल्ली सल्तनत पर अधिकार कर लेंगे। तो इसने क्या किया दोस्तों? इसने सबसे पहले सोचा कि हम इस पर आक्रमण करें। तो यह अपनी सेना लेकर और कहां पहुंचा? दिल्ली सल्तनत यानी भारत में। और इसने इल्तुतमिश पर आक्रमण कर दिया। इल्तुतमिश पर जैसे ही आक्रमण किया इसने, तो जो युद्ध लड़ा गया दोनों के बीच में, उसे क्या कहा गया दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो दोनों के बीच में युद्ध लड़ा गया, इसे तराइन का तृतीय युद्ध, तराइन का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों? ये 1215 एडी में तराइन का तृतीय युद्ध। और इल्तुतमिश ने इसको पराजित कर दिया और यालदोज अपने वापस कहां चला गया? जहां से आया था वहीं, और अपनी गजनी की शासन सत्ता चलाने लगा। इसके बाद क्या हुआ? एक शासक आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1221 में। तो दोस्तों इसका एक पॉइंट लिख लो, नहीं तो भूल जाओगे आप लोग। हेडिंग डाल 1215 एडी में तराइन का तृतीय युद्ध हुआ था। तराइन का तृतीय युद्ध लड़ा गया था, जिसमें या ये पूछेगा कि किस किस के साथ हुआ था, तो पता ही है दोस्तों, इल्तुतमिश और यालदोज के बीच, जिसमें यालदोज पराजित हो गया था, लड़ा गया था, जिसमें इल्तुतमिश ने यालदोज को क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। लिखिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो फिर अगली हेडिंग डालते हैं, या मोस्ट पॉइंट भी डालते हैं अगला, जो 1221 में चंगेज खां का आगमन हुआ। कहां पर? भारत पर, या आक्रमण। लेकिन दोस्तों उसको आक्रमण नहीं कहा जाएगा, क्योंकि उसकी संभावना बनी हुई थी। देखते हैं उसके बारे में, अभी पढ़ते हैं तो सारा समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ था। चंगेज खां कहां से आया था, कौन था? मंगोल शासक था चंगेज खां, जो भारत में किसके पीछे आया था? जलालुद्दीन मंगवर्णी के साथ आया था। तो एक पॉइंट डालो पहले, तो इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, सबसे इंपोर्टेंट, यानी कि डबल स्टार बन गया, समझ लो, इंपोर्टेंट। 1221 एडी में किसका आक्रमण हुआ? चंगेज खां का। चंगेज खां का आक्रमण हुआ। दोस्तों चंगेज खां का आक्रमण तो हुआ, लेकिन कहां हुआ? भारत पर नहीं, भारत में। क्योंकि जो भारत के सिंध में इसने जलालुद्दीन मंगवर्णी की हत्या कर दी थी। तो देखते हैं चंगेज खां का वास्तविक नाम देखें तनक। अगला पॉइंट डालो, चंगेज खां का वास्तविक नाम।
वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? तैमूरजिन। तैमूरजिन वास्तविक नाम था इसका तैमूरजिन। वह कहाँ का शासक था? मंगोल, मंगोल का शासक था। जो मंगोल चाइना और रूस के बीच में एक मरुस्थलीय क्षेत्र है, जैसे गोबी मरुस्थल भी कहते हैं, वहीं के पास है। आप लोग समझदार हो, समझ गए होंगे। तो इस प्रकार दोस्तों देखते हैं अब इसने भारत पर आक्रमण क्यों किया। पहले तो इससे ना तो कोई दोस्ती थी इल्तुतमिश की और ना ही कुछ दुश्मनी थी। तो इसने शासन इसलिए भारत पर आक्रमण, भारत में आक्रमण किया, आक्रमण नहीं किया, आक्रमण भारत पर आक्रमण नहीं किया, भारत में किया। लेकिन देखना इसने क्यों किया। तो दोस्तों इसके पीछे एक कहानी है। जो जलालुद्दीन मंगबरनी था, जो चंगेज खां का छोटा भाई था, उसकी इसने क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद दोस्तों इसने भारत में इल्तुतमिश के पास आया और इसने इल्तुतमिश से सहायता मांगी। इसी तरह एक संदेश आया और किसका? चंगेज खां का। चंगेज खां ने क्या कहा इल्तुतमिश से? अगर तुम इसकी सहायता करते हो तो मैं दिल्ली सल्तनत पर हमला कर दूंगा और दिल्ली सल्तनत को तहस नहस कर दूंगा। तो इल्तुतमिश ने सोचा कि यार क्या किया जाए, अगर इसकी मदद करते हैं तो हमारे ऊपर आक्रमण हो जाएगा। लेकिन इल्तुतमिश ने अपनी सूझबूझ के साथ ना तो उसकी मदद की और तो इसी तरह जैसे ही चंगेज खां आया और एक सिंध के बीच में इसके साथ एक आक्रमण हुआ और आक्रमण करने के बाद इसने उसकी हत्या कर दी। किसने? चंगेज खां ने जलालुद्दीन मंगबरनी की। हत्या के बाद दोस्तों क्या हुआ? और चंगेज खां वापस चला गया। तो दोस्तों देखिए इससे क्या हुआ था। ये इल्तुतमिश की सूझबूझ के कारण भारत पर एक और आक्रमण क्या हुआ था? बच गया था या टल गया था। इसीलिए इसे 1221 में जो चंगेज खां का आक्रमण हुआ था, एक आक्रमण होने की संभावना बनी थी। लेकिन यह आक्रमण क्या हुआ था दोस्तों? टल गया था और वापस चंगेज खां मंगोल चला गया था। तो देखिए दोस्तों ये था चंगेज खां का आक्रमण। लेकिन भारत में कहा? सिंध पर किसके साथ? जलालुद्दीन मंगबरनी के साथ। और चंगेज खां ने क्या किया था? जलालुद्दीन मंगबरनी की हत्या कर दी थी। तो दोस्तों इसमें लिखना पड़ेगा। वैसे तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने इतने अच्छे से समझा दिया है। लेकिन आगे देखते हैं और इल्तुतमिश ने क्या किया। इल्तुतमिश ने सिक्के चलाए। कुछ सिक्के कौन कौन से सिक्के चलाए? एक तो था चांदी, जिसे टंका, चांदी और तांबे। चांदी और तांबे इसे क्या कहा जाता था? टंका या टका। टका जो अभी बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है। इसे क्या कहा जाता था? जीतल। क्या कहा जाता? जीतल। तो यानी कि इल्तुतमिश ने दो प्रकार के सिक्के ही चलाए हैं, जो चांदी और तांबे के, जिसे चांदी के को टंका कहा जाता था और तांबे को जीतल कहा जाता। दोस्तों तो और लिखिए, एक कुछ पॉइंट और लिखिए, जिसने इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा कौन सी थी? या फिर लिख लो दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा। आधिकारिक यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज, आधिकारिक भाषा। आधिकारिक भाषा कौन सी थी दोस्तों? तो ध्यान रखना, फारसी। फारसी भाषा में ही यहाँ का शासन सत्ता पूरी चलती थी। इसके बाद
और ध्यान दीजिए दोस्तों, एक पॉइंट और है। इसके बाद इल्तुतमिश ने इसके बाद इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चहलगानी। इसके बाद इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चहलगानी की स्थापना की या गठन किया, जिसे दल चालीसा भी कहा जाता है। दल चालीसा या तुर्कान ए चहलगानी का मतलब होता है, इसमें 40 सरदारों का समूह था। 40 सरदारों के समूह को कहा जाता था। समूह को क्या कहा जाता था? दल चालीसा ए तुर्कान ए चहलगानी। चलिए दोस्तों, तो फिर देखते हैं, आज की कहानी यहीं समाप्त करते हैं और अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आगे की कहानी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।